गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताजा खबर के इस नए एपिसोड में मैं श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज के साथ। तो सबसे पहले एक थोड़ी सी अलग न्यूज है। ग्रेट ब्रिटेन ने यहाँ पे एक टारगेट सेट किया है ऑफ 87% एमिशन रिडक्शन फॉर 2038 टू 2042 पीरियड। सो यूके गवर्नमेंट ने अपना जो 7th कार्बन बजट है वो अनाउंस किया है एंड 2038 से 2042 तक के बीच में ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है वो इनको 87% कम करना है एज कम्पेयर टू 1990 के लेवल्स। एंड ये एक लीगली बाइंडिंग टारगेट रहेगा। हालांकि ऐसे पहले भी टारगेट्स वहां पे दिए गए हैं। तो ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज कमेटी की रिकमेंडेशन है उसके बेस्ड ये पार्लियामेंट ने भागे अप्रूव किया है अंडर क्लाइमेट चेंज एक्ट 2008। तो जो यूके के जो एनर्जी सेक्रेटरी है उन्होंने भी यही कहा है कि रशिया यूक्रेन के बाद अभी मिडिल ईस्ट का भी जो वॉर चल रहा है तो ये एक दूसरा फॉसिल फ्यूल प्राइस का शॉक है इन लास्ट 5 years। इसलिए क्लीन होम ग्रोन पावर ही एक सोल्यूशन है जो गवर्नमेंट यहाँ पे टारगेट कर रहा है। तो ये न्यूज वैसे देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से फॉर फ्यू सेक्टर्स और फ्यू कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोलर एंड बैटरी स्टोरेज में कुछ कंपनीज है जो इंडियन सोलर मॉड्यूल के एक्सपोर्टर्स भी है, जैसे वारी है, प्रीमियर एनर्जी वगैरह है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा टेलविन वो लोग के लिए मिल सकता है। ऑल्सो देयर आर सम ER&D कंपनी जो ऑटो स्पेस में है, KPIT, टाटा एल्क्सी, LTTS जैसी भी कंपनीज है जो काफी ज्यादा यूरोपियन OEMs पे यहाँ पे डिपेंड करती है। तो जब जैसे ही ये जो टारगेट रिडक्शन है तो दैट मीन्स EVs जो है वहां पे अगेन में भी हो सकता है कि यूरोपियन EVs के लिए कुछ अलग से सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट दे, तो वो वहां से भी एक थोड़ा सा अपटिक इन केस ऑफ दीज कंपनीज दिख सकता है। ऑल्सो कुछ बाकी भी ऑटो एंड जो लिथियम आयन बैटरी वाली है जैसे एक्साइड, अमर राजा, ये भी एक्सपोर्ट थीम में आते हैं। तो ओवरऑल ये सारी कंपनीज के लिए ये पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। सो दैट्स व्हाई आई कवर्ड दिस। तो की टेक अवे यही है कि अगेन डेवलप मार्केट्स में थोड़ा सा क्लाइमेट कमिटमेंट्स यहाँ पे टाइटन होती हुई दिख रही है, जिसका फायदा इंडिया के कुछ जैसे सोलर मॉड्यूल वाली कंपनी, EV रिलेटेड जो सप्लाई चेन में है कंपनीज, इवन ग्रीन हाइड्रोजन वाली कंपनीज को इन केस ऑफ इंडिया हो सकता है फॉर देयर एक्सपोर्ट। नेक्स्ट इज न्यूज अराउंड क्लॉड। सो बेसिकली क्लॉड का जो चैटबॉट जो एंथ्रोपिक का AI चैटबॉट है उसमें थोड़ा सा पार्शियल आउटेज यहाँ पे रिपोर्ट किया था कल 2 जून को EST जो टाइम है 2:19 AM के आसपास। तो वहां पे आउटेज हुआ था फॉर क्लॉड AI, क्लॉड API, क्लॉड कंसोल और क्लॉड कोड, ये सारी सर्विसेज को अफेक्ट हुआ था। तो एंथ्रोपिक ने यहाँ पे यही कमेंट दिया कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट की वजह से ये सब हुआ एंड यूजर्स लॉग इन तो कर पा रहे थे बट लेकिन प्रॉम्प्ट्स देने के बाद उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे आ नहीं रहा था। तो अभी करंटली एंथ्रोपिक की तरफ से यही कहा जा रहा है कि मेनली बहुत सारा यूजर बेस भी यहाँ पे माइग्रेट हो गया है। तो फिर ChatGPT का अपडेट जो हुआ था उसके चक्कर में US मिलिट्री की भी डील से यहाँ पे स्ट्रिक्ट हुई है, तो उसकी वजह से ही ये जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पे ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है, ऐसा कहा तो जा रहा है कंपनी की तरफ से। अगर हम स्पेसिफिकली इंडियन IT सर्विसेज की भी बात करें तो निफ्टी IT भी पिछले 5 दिन का मैं अगर बात करूँ, इवन कल की भी क्लोजर हम देखेंगे तो काफी यहाँ पे 5-6% अप भी था TCS इन्फोसिस। तो निफ्टी IT इंडेक्स की भी बात करूँ तो वो भी 7 to 8% यहाँ पे बढ़ा हुआ था। मेनली कुछ ब्रोकरेज के यहाँ पे रिपोर्ट्स आए कि नाउ थोड़ा सा जो सेंटिमेंट बहुत ज्यादा खराब हुआ था निफ्टी बहुत ज्यादा खराब हुआ था फॉर IT कंपनीज, इन केस ऑफ इंडियन IT कंपनी स्पेसिफिकली, वो रिवाइव होते हुए दिख रहा है क्योंकि US की जो IT सर्विसेज कंपनीज है या फिर जो SaaS सॉफ्टवेयर एज सर्विस देने वाली कंपनीज है तो उनके यहाँ पे रिजल्ट्स आना चालू हुए थे। HPE का आया था, देन यहाँ पे क्लाउडफेयर का भी आया है। तो वो नंबर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं बिकॉज उनकी कमेंट्री आ रही है कि उन्होंने AI अडॉप्ट करके यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अभी वापस एट अ फास्टर पेस देना चालू कर दिया है। तो करंटली कुछ ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स प्लस वो सारे रिजल्ट्स का इम्पैक्ट ही ये सारी IT कंपनीज पे अभी दिख रहा है एंड सेंटिमेंट थोड़ा सा रिवाइव होते हुए दिख रहा है। ऑल्दो फंडामेंटली वैसे देखा जाए तो अभी के भी जो रिजल्ट्स गए उसमें एक्सेस बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है फॉर ऑल दिस इंडियन IT कंपनीज, बट यस सेंटिमेंट ड्रिवन थोड़ा सा यहाँ पे अपटिक तो डेफिनेटली इन IT सेक्टर दिख ही रहा है। ऑल्सो
एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे बीच में न्यूज भी आई थी इन लास्ट वीक कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ वापस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर किया, क्योंकि एआई के जो टोकन्स है दे आर नाउ मोर एक्सपेंसिव टू द कंपनी एज कम्पेयर टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो दिस इज थोड़ा सा फनी वे, क्योंकि एक वापस लूप में कंपनीज अटक गई है लाइक ह्यूमन वर्सेस एआई का। बट यस, की टेक अवे इसका यही हो सकता है कि एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का एक थोड़ा सा क्लियर सिग्नल इन केस ऑफ क्लॉड ऑल्सो वी कैन सी। एंड मे बी इसकी वजह से जो थेसिस है कि इंडियन आईटी कंपनीज की आगे जाके कुछ भी ग्रोथ नहीं रहेगी, अगर मैं इन केस ऑफ एनालिस्ट टर्म बोलूं तो टर्मिनल ग्रोथ कुछ भी नहीं रहेगी, दैट इज मे बी इट सीम्स काइंड ऑफ अ रॉन्ग थेसिस। बट यस, विल नीड टू सी, वेट एंड वॉच गेम है। बट डेफिनेटली सेंटिमेंट तो रिवाइव होते हुए दिख रहा है फॉर इंडियन आईटी कंपनीज। अभी आते हैं इंडिया स्पेसिफिक न्यूज पे। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ब्रॉडर इंडेक्स यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, विच हैज नेम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू गिव अ मोर डिटेल इन्फ्लेशन रिलेटेड डेटा। सो मेनली बहुत सारी एडवांस्ड जो इकोनॉमीज है उनमें ये डेटा जाता है, एंड पॉलिसी मेकर यहाँ पे वो इकोनॉमीज के साथ जो अपना इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा है वो एक एट पार लाना चाहते हैं। उसकी वजह से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई यहाँ पे लॉन्च किया है। ये जो नया इंडेक्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कल ट्यूसडे को ही बताया, एंड दिस विल सिट अलोंग साइड जो करंट इंडेक्स है होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई। उसके साथ ही इसको भी देखा जाएगा। मेनली डब्ल्यूपीआई जो है वो होलसेल गुड्स की प्राइसेस ट्रैक करता है, एंड जो पीपीआई है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वो आगे जाके जो एक्चुअल प्रोड्यूसर के लिए जो प्राइसेस है वो यहाँ पे ट्रैक होगी फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड इसका ओवरऑल सेक्टर कवरेज भी होगा अराउंड 55% ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो सेक्टर्स यहाँ पे जीडीपी में 55% ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं वो सारे इसमें कवर होंगे। करंटली बाकी मेजर इकोनॉमी जिन्होंने ऑलरेडी अडॉप्ट किया है इनमें आते हैं यूएस, यूके एंड जापान। सो विद पीपीआई कमिंग फॉर इंडिया आल्सो, तो इन्फ्लेशन का डेटा एट पार हो जाएगा, कंपेरेबल हो जाएगा फॉर दीज डेवलप्ड इकोनॉमीज। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक न्यू सीरीज फॉर रिटेल इन्फ्लेशन एंड जीडीपी भी की थी अनाउंस, जिसमें जो ओवरऑल जीडीपी का बेस ईयर भी है वो भी रिवाइज किया है टू 2022-23। इवन इन केस ऑफ डब्ल्यूपीआई भी सेम किया। आईआईपी में भी ऑलरेडी दे डिड दिस इंडस्ट्रियल जो यहाँ पे डेटा आता है, नाउ दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग पीपीआई। सो एक बोल सकते हैं कि बाकी कंट्रीज के साथ इन्फ्लेशन डेटा यहाँ पे कंपेरेबल होगा with this index, and also एक stronger warning signal भी होगा for policy makers so that retail inflation में एक better तरीके से वो मैनेज कर पाए, ऐसा काफी सारे इकोनॉमिस्ट का यहाँ पे कहना है। तो की टेक अवे इन केस ऑफ दिस न्यूज इज ओनली दिस कि एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, सो दैट इंडिया के जो नंबर्स है अभी ग्लोबल लेवल पे कंपेयर हो सकते हैं इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। This is a very positive thing for the country. Next news is around वेनेजुएला के जो इंटरिम प्रेसिडेंट है वो इंडिया आने वाले हैं आज फॉर 5-day विजिट, ऐसा फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है न्यू दिल्ली में ही इज कमिंग। अभी करेंटली इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल बायर है, एंड जो अभी ओवरऑल मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस चला है तो काफी सारा जो शॉर्टफॉल है इंडिया का वो उसने इंपोर्ट किया है फ्रॉम वेनेजुएला, एंड इसके ही चलते ये यहाँ पे मिलने आ रहे हैं। सो द प्रेसिडेंट जो भी है इंटरिम ऑफ वेनेजुएला वो यहाँ पे बायलैटरल डिस्कशन होल्ड करेंगे विद प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, एंड यहाँ पे ओवरऑल इंडिया वेनेजुएला के रिलेशंस प्लस फर्दर कोऑपरेशन इन केस ऑफ एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। ऑल्दो करेंटली इंडिया ने 4,20,000 बैरल पर डे का ऑयल ऑलरेडी मई में इंपोर्ट किया है फ्रॉम वेनेजुएला, विच इज काइंड ऑफ अप एज कम्पेयर टू 2,83,000 बैरल पर डे, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स होते हुए ये नंबर दिख रहा है। तो यही एक हम सबको पता है कि यूएस ने जो है अराउंड जनवरी जो उनके वेनेजुएला के फॉर्मर सोशलिस्ट प्रेसिडेंट जो है उनको कैप्चर किया था। देन अभी करेंटली ये इंटरिम प्रेसिडेंट यहाँ पे रॉड्रिगेज जो है वो यहाँ पे इंचार्ज कर रहे हैं। उसके बाद वेनेजुएला के पास ऑलमोस्ट 70% ग्लोबल क्रूड रिजर्व भी है। सो
वी कैन से कि मिस्टर ट्रम्प का जो ओवरऑल थॉट था कि वहां से एक्सपोर्ट होगा ऑयल एंड द कंट्रीज विल बाय, सो डेफिनेटली इंडिया का अगर हम नंबर भी देखें पिछले 2 मंथ का, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बाइंग तो हो रही है फ्रॉम वेनेजुला। एंड इफ आई हैव टू गिव अ टेक अवे तो यही है कि ये जो भी क्रिटिकल सप्लायर है इंडिया के लिए इन केस ऑफ ऑयल, तो ये मीट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि उसमें क्या यहाँ पे ट्रेड डील या फिर कोलैटरल डिस्कशन दोनों कंट्रीज की तरफ से होता है। ऑल्सो इट विल एक्ट एज अ टेलमेंट इन केस ऑफ इंडियन रिफाइनर्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस एक टॉप 3 ग्लोबल बायर में से है फ्रॉम वेनेजुला, सो विल नीड टू सी दैट टू। अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो कोको कोला ने यहाँ पे अनाउंस किया है दैट दे आर प्लानिंग टू लिस्ट इट्स लार्जेस्ट बॉटलर हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग्स। सो कोको कोला जो की पेरेंट कंपनी है अटलांटा बेस्ड, इन्होंने कल ट्यूसडे को अनाउंसमेंट की थी। एंड कोक एंड स्प्राइट प्लस मिंट मेड ये सारी जूस ये कंपनी बनाती है। एंड दे आर सेइंग कि पोटेंशियल लिस्टिंग है जो है फॉर हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग्स वो एक्सपेक्टेड है इन 2027। एंड जिसमें कोको कोला खुद का जो स्टेक है वो यहाँ पे बेचने वाला है। सो इनिशियल जो प्रिपरेशन है दे आर नाउ गोइंग, एंड लिस्टिंग इनकी होगी ऑन बीएससी एंड एनएससी सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स रेगुलेटरी का अप्रूवल, ऐसा स्टेटमेंट कंपनी ने दिया है। ऑल्दो कंपनी हैज आल्सो सेड कि विद दिस listing, company will complete refinancing of HCCH यानी कि हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग, एंड वो कैपिटलाइज करेंगे टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन मार्केट। ऑल्दो HCCH की अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग, तो कंपनी एस्टेब्लिश की गई थी इन 1997 एंड ओवरऑल 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स है एंड 1.7 मिलियन कस्टमर्स है as of 31st March 2026। ऑल्दो कंपनी का जो 40% स्टेक है वो इन 2024 ऑलरेडी कोको कोला ने सेल किया था टू जुबिलेंट भारतीय ग्रुप, तो बचा हुआ 60% यहाँ पे सेल करने की कंपनी ने बात की है। सो कोको कोला भी देखते हैं आगे जाके कैसे ये लिस्टिंग होता है, बट वन की थिंग यहाँ पे यही है कि उनकी जो राइवल कंपनी है पेप्सिको, जिसका बॉटलिंग ऑपरेटर है वरुण बेवरेज लिमिटेड वीबीएल, ऑलरेडी लिस्टिंग हो चुका है नवंबर 2016। सो की टेक अवे इसमें यही है कि कोको कोला का जो हिंदुस्तान वाला जो लार्जेस्ट बॉटलर कंपनी है, तो वो यहाँ पे लिस्टिंग हो सकता है, जहाँ से कंपनी थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग करेगी। प्लस बीबीएल जो वरुण बेवरेजेस है वो कॉम्पिटिटर को एक यहाँ पे पीयर टू पीयर कंपैरिजन करने वाला प्लेयर इंडिया में लिस्ट होने वाला है इन 2027। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इतनी ही न्यूज थी क्योंकि अभी रिजल्ट्स भी नहीं है, सो दिस इज क्वाइट शॉर्ट, बट ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग फैक्ट है अभी मेरे पास विच आई वांट टू शेयर। कभी आपने सोचा है कि फंड मैनेजर जो इंडिया का वन ऑफ द टॉप लार्जेस्ट फंड मैनेज करता है इन केस ऑफ वैल्यू स्लैश कॉन्ट्रा कैटेगरी, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर आर नो ऑब्वियस कॉन्ट्रेरियन सेक्टोरियल बेट्स अवेलेबल टुडे इन इंडिया। तो यस, ये एक स्टेटमेंट दिया था बाय मिस्टर दिनेश भालचंद्रन जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के फंड मैनेजर है, एंड इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था इन केस ऑफ ईटी वेल्थ का जो इंटरव्यू हुआ था। तो अगर मैं ओवरऑल कितना ये मैनेज करते हैं ओवरऑल फंड्स एंड कैसा इनका परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। तो अगर हम बात करें कितना ये ओवरऑल फंड मैनेज करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ जो फंडोमीटर इन्वेस्टर का प्रोडक्ट है उसका, जहाँ पे फंड मैनेजर वाइज आप देख सकते हो कि कितना ओवरऑल एईएम ये फंड मैनेजर मैनेज करता है। ऑल्सो एज कम्पेयर टू कैटेगरी एवरेज जो पर्टिकुलर फंड ये मैनेज करते हैं उसने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है या नहीं है। तो इन केस ऑफ दिनेश भालचंद्रन अगर यहाँ पे बात करूँ तो by the end of April 26, almost 1.60 lakh करोड़ रुपीज ये मैनेज करते हैं। एंड एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकली बात करूं तो 47,000 करोड़ का ये फंड है एंड 15.08% रिटर्न फंड ने दिए हैं एज कम्पेयर टू 12% ऑफ कैटेगरी एवरेज। तो अच्छा खासा अल्फा यहाँ पे कवर किया है, यहाँ पे क्रिएट किया है फंड ने अंडर हिज फंड मैनेजमेंट। और यहाँ पे अगर इन्होंने स्पेसिफिकली क्या कहा है उसकी मैं बात करूं तो ही सेड कि करंटली कोई कॉन्ट्रारियन सेक्टोरियल बेट्स नहीं है, बट इसके पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। तो दैट मीन्स कि अगर पर्टिकुलरली मार्केट में कोई एक सेक्टर में बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है तो कॉन्ट्रारियन बेट्स इज लाइक गोइंग अगेंस्ट द मार्केट। सो वहां पे ये फंड सेल करेगा, रादर वो सेक्टर में जाएगा ही नहीं, वो जाएगा इन दैट सेक्टर जहां पे बहुत सारा बाइंग नहीं है,
जैसे अभी इन केस ऑफ अगर मैं करंट इंडियन मार्केट्स बोलूँ तो आईटी आईटी में अभी तो थोड़ा सेंटिमेंट रिवाइवल हुआ है, बट अगर मैं 1 मंथ बैक की बात करूँ या फिर 1 वीक बैक ऑल्सो, तो तभी आईटी में कोई यहाँ पे खरीदना नहीं चाहेगा। तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ अ कॉन्ट्रारियन और वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहाँ पे अगेंस्ट मार्केट के जो ट्रेंड्स है उसके अगेंस्ट जाके यहाँ पे इन्वेस्टिंग होती है। तो जो हम सबको पता है, मिस्टर वॉरेन बफेट, ही इज ऑल्सो अ फेमस कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर। तो अभी आते हैं मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, इन्होंने क्या कहा। सो इन्होंने स्पेसिफिकली अभी जो करंट मार्केट्स के बारे में यही कहा कि वहां पे यहाँ पे एट सच एट स्टॉक लेवल एट दिस पॉइंट कोई कॉन्ट्रेरियन बेट्स नहीं दिख रही है, क्योंकि इट वाज इजियर टू डू कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग पहले, टर्न एट द टर्न ऑफ द डिकेड व्हेन सो मेनी सेक्टर्स वर रिटन ऑफ एज डेड। सो पहले ये काफी इजी था, बट अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ मिड कैप सी सेइंग कि बहुत सारा फ्रॉड है, अभी भी वैल्यूएशंस काफी हाई लग रहे हैं, एंड ऑल्सो थोड़ा नैरोली डिफाइंड ये स्पेस है, एंड कुछ ही नाम यहाँ पे है जहाँ पे बहुत सारे फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। इन केस ऑफ स्मॉल कैप्स ये बहुत वाइड स्पेस है, बट इजीली यहाँ पे निगेटिव भी हो सकता है कोई स्मॉल कैप के केस में, बट यस डेफिनेटली few small cap companies are there. Also, he said on case of asset allocation कि इक्विटीज ने अभी सर्टन पीरियड के लिए कोई रिटर्न डिलीवर नहीं किया है। दैट्स व्हाई 100% इक्विटी allocation is not a solution for investor. Asset diversification यहाँ पे रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन इन्होंने यही रिटरेट किया है, एंड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट करेक्शन इन्होंने यही कहा है कि कोविड टाइप सिनारियोस तो नहीं है वेयर यू गेट एक्साइटेड अबाउट इक्विटीज। तो यस, थोड़ा सा ही थिंक की वैल्यूएशन अगर ग्रोथ हाई है तो वैल्यूएशन भी वहां पे हाई जा चुके हैं, जहां पे ग्रोथ नहीं दिख रही है विद सेक्टर्स आर काइंड ऑफ नाउ डेड। सो दैट्स व्हाई ही सेड कि उनका इवॉल्विंग फिलोसॉफी क्या है। तो नाउ ही हैज रियलाइज्ड कि waiting for the thesis to evolve, and then acting provides a better outcome. So पहले thesis थोड़ा play out होना चाहिए, then they are taking bets. So it's interesting थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना कि fund managers का क्या thought process है before investing into any fund, particularly mutual fund, क्योंकि आपका भी वो risk taking ability fund manager के साथ match होना चाहिए so that you can invest into that. So that's it for today. I hope आपको आज की ताजा खबर का ये एपिसोड या फिर ये कवरेज अच्छा लगा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन सा फेवरेट यहाँ पे फंड है और आपको वो क्यों अच्छा लगता है, रादर फंड मैनेजर आई शुड आस्क। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।